हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ सोशल चेंज। प्रीवियस चैप्टर में आपने फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था कि उसके बाद यूरोप में फैलते ही जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में भी पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स थे, जो कुछ उदारवादी लिबरल्स या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति के इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थी? यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस चैप्टर में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, यानी कि लिबरल्स का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में हमेशा किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वो सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके अलावा रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग पहले महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये बड़े जमींदार
और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारियों के खिलाफ थे। वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संक्रेदर का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वो भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। लेकिन वो चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए या अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। ये दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिया गया है, सफेगेट मूवमेंट यानी कि मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। ये फिगर 19वीं शताब्दी के बीच में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से बनाई गई है, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसीलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में इनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि अगर हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप।
समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के बीच तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वो संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वो ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बना जा सकते। जैसे कि फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को सभी सदस्यों द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अलग किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों के कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ और संसदीय चुनाव में वो पार्टी की भी मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपना एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कायम नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी कई भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ये फिगर पेरिस कम्यून 1871 का है।
इस फिगर में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। वो उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों में कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति के पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। कम्युनाडो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। दूसरा, मार्शियस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया होगा। द रशियन रिवॉल्यूशन यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में ये समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों को पढ़ते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। ये मैप में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को बताया गया है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी केवल 40 to 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ये फिगर जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान का है। बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने
उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की जो घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में कामों की जो घंटे थे वो 15 घंटे तक खिंच जाते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे के लिए ही काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक कम था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। और ये राइट साइड में जो आप फिगर देख रहे हैं वो क्रांति के पहले रूस में एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में सोते हुए मजदूरों का है। वो पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों और सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थीं। इसके अलावा रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वो लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही सभी परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। सोशलिज्म इन रशिया। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक न्यूज़पेपर निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल ये सब कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वो क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा।
19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों से एकजुटता नहीं, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरी से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वो सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा यानी कि मेन्शेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन, ये एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों का इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 में क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और पूंजीवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी बातचीत किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और नाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जनदीदियों मुस्लिम बहुत इलाकों का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तव वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी हुई जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के कई मजदूर काम से घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगीं। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी क्लासेस का बहिष्कार करने लगे तो यूनिवर्सिटी भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और कई मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के संगठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। निरंकुश राजशाही, इसका मतलब हुआ राजा का बिना रोक टोक शासन। जदीदी मतलब रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वास्तविक वेतन, ये इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ये पढ़ने से पहले एक पैराग्राफ यहाँ पर भी है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी।
क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसा ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 डेज के अंदर और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया। वो किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना यानी जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं का भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 7 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। ये फिगर पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों का है। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीमरोल कहा जाता था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत ही कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाले आपूर्ति भी बंद हो गए थे, क्योंकि बाल्टिक समुद्र जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स कम हो गई। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी और दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे थे। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी।
ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दिया गया। तालाबंदी मतलब फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला लगा दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेर तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी इधर उधर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। संडे 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक के बयान देने लगे। 26 को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम रखने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये फिगर ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917 की है। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। यहाँ पर बॉक्स फर्स्ट में वुमेन इन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आफ्टर फरवरी, अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थीं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए,
लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ही महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थीं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। ये फिगर अप्रैल 1917 की है। मजदूरों को संबोधित करते हुए लेनिन की एक बोल्शेविक छवि है। उसके बाद यहाँ पर फिगर 17 जुलाई 1917 जुलाई के दिन की, जो बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलाबारी का यहाँ पर फिगर है, बहुत ही दर्दनाक है। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन और अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान टार्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। डेट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ बॉक्स सेकंड में आप देख सकते हैं। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समितियों ने
अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। कई युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए कई सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शिविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। सम इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। 1850 से 1880 में आप इसे लर्न करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। रूस में समाजवाद पर बहस हुआ था। फिर 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति कहा जाता है। 1917 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग किया गया था और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। उसके बाद से 1918 से 1920 में एक सिविल वॉर हुआ था। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन हुआ था। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई थी। ये फिगर पेट्रोग्राद में लेनिन लेफ्ट साइड और टाटस्की राइट साइड मजदूरों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेनिन है और ये टाटस्की हैं। What changed आफ्टर अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, आइए इसके बारे में जानते हैं। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवका का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में कई राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजेपीओ और एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वो समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन
पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918 का है। यहाँ पर द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड टू व्यूज़ बताए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। देन द सिविल वार, जब बोल्शिविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वो भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसीलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों के ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों के मदद से ये कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ ये मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसा हालत में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थीं, इसीलिए कई राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती। इस आधार पर वो 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई थीं, 5 ईयर प्लान्स। पहली 2 योजनाएं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगीं। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण काम 3 साल के अंदर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी
क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिल दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। ये फिगर फैक्ट्री को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि चिमनियों से निकला धुआं ही सोवियत रूस की श्वास है। उसके बाद इसी तरह कई फिगर यहाँ देखने को मिलते हैं। 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी तरह दूसरे फिगर में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। फिगर 17 में आप देख सकते हैं कि ये 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष है, यानी कि डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं। स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क ये दिया गया कि अनाज की कमी इसीलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। उसके बाद ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वो अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वो ना तो अमीर है ना ही समाजवाद के विरोधी, वो बस अलग अलग कारणों से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कि 4 मिलियन लोग से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे श्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों ने इसी तरह के आरोप लगाए और 1939 तक आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों या
तो जेलों में या श्रम शिविर में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों की यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है, और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिन्टर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के अंदर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया।